Welcome back, my dear students. In this lecture, we will try to evaluate and analyze and understand the element of human rights within the document of UDHR. UDHR is actually the principal document. जब हम human rights की बात करते हैं in the last century, जो under the auspices of United Nations, जो एक ह्यूमन राइट्स मूवमेंट है या ह्यूमन राइट्स मैकेनिज्म और सिस्टम डेवलप हो गया सिंस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर with League of Nations between the two wars and then formation of United Nations. तो United Nations जब बुनियाद पा गया, इस्टेब्लिश हो गया 46 में और उसका चार्टर भी आ गया. पिछले लेक्चर में ही मैंने बताया था आपको कि फिर 1948 यानी 10 दिसंबर 1948 को UDHR या जिसे हम UN UDHR भी कहते हैं, कभी कभार एग्जाम में इस तरह भी कहते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. इसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसके नाम ही में ह्यूमन राइट्स का एलिमेंट है. दिस इज कंसिडर्ड एज द मैग्ना कार्टा एंड अ माइलस्टोन डॉक्यूमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स and has been quite instrumental and decisive in shaping up of the constitutions or other rights delineating documents within the municipal sphere of nations. जो मुल्कों ने अक़वाम मुत्तहिदा के जो मेंबर्स हैं 1948 के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन शेप अप किए, मोर और लेस UDHR की लाइंस पे किए. अब इसमें हमें दो चीज़ें समझना अहम है. एक UDHR अंदर ह्यूमन राइट्स को लेकर के कहता क्या है, उसमें अब लोअर क्लासेस की तरह तो नहीं डिटेल में जाएंगे प्रोविजन बाय प्रोविजन, बट हम एक कर्जरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करेंगे. UDHR एक्चुअली 1948 में जब ये थ्रू रेजोल्यूशन आया, ये इट वाज अ रेजोल्यूशन व्हिच गेव अस बैग ऑफ राइट्स. ये इसलिए मैं कहता हूँ ये बैग ऑफ राइट्स, स्टूडेंट्स को अक्सर ये इस तरह याद हो जाता है आसानी से 2, 1 and 7. दिस इज रेजोल्यूशन नंबर 217 ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जिसके ज़रिए से UDHR 1949 में पास किया गया. और इस पे जब वोटिंग हुई वो एक अलग डिबेट है. वी रिमेंबर दैट, आप देखेंगे टेक्स्ट बुक्स में अक्सर कि उस वक्त प्रोबेबली 58 ही मेंबर्स थे यूनाइटेड नेशंस के और 56 वे वोटिंग और 48 voted in the favor and there was 0 vote against it, but there were 8 abstentions. 8 ने वोट ही नहीं किया. उसमें मोस्टली मुस्लिम नेशंस थे, सऊदी अरेबिया भी था एंड साउथ अफ्रीका भी था. साउथ अफ्रीका के साथ साथ USSR कम्युनिस्ट नेशंस थे. इनके अपने अपने एप्रीहेंशंस थे. मुस्लिम वर्ल्ड का कहना था दिस इज़ नॉट इन कंप्लायंस और इनकम्पैटिबिलिटी विद द principles of Islamic law, और इसी तरह communist nations felt as if it amounts to interference within the domestic matters of the nations. और South Africa में तो क्योंकि apartheid एक या racial discrimination एक fact था, उस बुनियादों पे सरकारें बनती थी, governments were formed. तो चूंकि this UDHR was based on the principle of equality for all human beings, तो साउथ अफ्रीका में ये चीज़ फार फ्रॉम रियलाइजेशन थी. दे आल्सो एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग. दैट इज़ द हिस्टोरिकल पार्ट. बट आप UDHR को ही जब देखते हैं, प्रियम्बल इटसेल्फ कॉल्स इट एज अ कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट फॉर ऑल पीपल्स एंड नेशंस. तो ये कॉमन स्टैंडर्ड सेट आउट करता है ह्यूमन राइट्स को लेकर के. सिंस द टाइटल इटसेल्फ calls it a human rights document, so we can say that it is actually the first human rights document. तो इस लेक्चर को हम briefly ख़त्म करने से पहले हम ज़्यादा डिस्कशंस में नहीं जाएंगे, बिकॉज अभी एकेडमिक डिस्कशन तक ही लिमिट रखते हैं इस चीज़ को. हम इसको दो हेड्स में समझना चाहेंगे. एक UDHR का डॉक्यूमेंट इटसेल्फ और थोड़ा जो सराउंडिंग डिबेट ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसको ब्रीफली सम अप करके ख़त्म कर देंगे. Look, if we look at the UDHR document itself, it contains preamble, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, and then it has 30 articles.
इट्स 30 आर्टिकल्स 1 2 3 करके कोई सब हेड नहीं है, यानी कि टाइटल बेस्ड थीम बेस्ड आर्टिकल्स हो, नो। बट जो क्लासिफिकेशन है मोर और लेस, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, दैट आर्टिकल्स 3 to 21 जनरली गिव यू द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स विच आर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिन्हें केरल वसाक ने ऐसा कहा, इन राइट्स को कहा, इसको लेकर नहीं। एंड देन 22 से लेकर के 27 you'll find second generation of human rights, that is economic, social and cultural rights. Preamble itself calls it as a this preamble रेफर करता है चार्टर की तरफ खुद से, दैट ये ह्यूमन राइट्स एक की ज़रूरत महसूस की है नेशंस ने कि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स। तो इसीलिए ये जो वर्ड है, फ्रेज है कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ये आप पाएंगे। दिस इज़ व्हाट इज़ बीइंग क्रिटिसाइज्ड एज मोस्ट ऑफ द ऑथर्स से कि ये राइट्स का एक यूनिवर्सल कॉनोटेशन दुनिया में बिल्ड करने के लिए एक अटेम्प्ट है, डेस्परेट। So, but yes, you will find that there is a common understanding of the rights and freedoms, and the preamble says that it is of the greatest importance for the realization of the pledge of protecting human rights कि common understanding हो एक, and then इसीलिए common standard भी कहता है ये preamble says कि human rights का एक common standard of achievement set out करने के लिए हम ये UDHR को लाते हैं, and this common standard of achievement for all peoples and nations, although ये जो rights हैं they are mostly directed towards the nations, but peoples को भी include करता है, because वो ऐसा टाइम था जहाँ wars बहुत frequent थी, and World War II conclude हुआ था just 3 साल पहले, और प्लस डेमोक्रेटाइजेशन और डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं थी, तो many patterns were based on not on the concept of nation. So ये preamble का एक इंसेप्शन जो है, ये एक lofty goal of maintaining a common understanding or common standard with respect to human rights set out करता है. Then if you look through the provisions, जैसे मैंने बताया आपको, मोटा मोटी यही याद रखने की ज़रूरत है कि 3 से 21 तक इस तरह के, फॉर एग्जांपल इट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन या इक्वालिटी, यू विल से आर्टिकल 1 में इक्वालिटी की बात होती है, इसी तरह जो खास खास प्रोविजंस याद आएंगे उनकी तरफ हम रेफर करेंगे। इसी तरह आर्टिकल 3 में जैसे लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी है, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, एंड यू विल फाइंड कि अगर हम इक्वालिटी के प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 14, 15, 16 rather 17 also and 18 also abolition of titles, ये सारे इक्वालिटी के, एंड इक्वालिटी के फ़ौरन बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बाद ये प्रोविजंस हैं 21 and 22 and 20 also, लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी। सो सिक्योरिटी में फ्रीडम, प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन एटसेट्रा, इसके प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किए गए। सो मेनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस which were drafted during or after that period were drafted on the lines of this, जिसमें tacitly एक प्रेशर क्रिएट हो गया ऐसे राइट्स को इनकॉर्पोरेट करने का और उनका स्टैंडर्ड मेंटेन करने का। उस डिबेट में हम लास्ट में इसकी तरफ फिर से आएंगे। इसी तरह फॉर एग्जांपल आर्टिकल 4 में प्रोबेबली है फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड सर्विट्यूड, स्लेवरी एंड सर्विट्यूड। आर्टिकल 5 में है फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, और आर्टिकल 7 बड़ा ख़ास है इसको ऐसे लिख रहा हूँ बिकॉज आपने ये पढ़ा होगा कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। कॉन्स्टिट्यूशन में वी.एन. शुक्ला और सिरवाई की कमेंट्री में आप अक्सर देखेंगे, आर्टिकल 14 की कमेंट्री में शुरुआत में ही राइटर्स ने कहा है कि ये जो फ्रेज़ है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये डायरेक्ट बोरो किया गया है बिल ऑफ राइट्स से या
इससे और मोर ऑथर्स इस फेवर की तरफ, इस पॉइंट की तरफ लीन करते हैं कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ ये UDHR के आर्टिकल 7 से लिया गया है। इसी तरह आर्टिकल 9 है फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, freedom from arrest and arbitrary detention etc. आर्टिकल 13 एंड 14 बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, 13 एंड 14 बिकॉज ये इसी पे बेस्ड है। आप अक्सर यूनाइटेड नेशंस के डॉक्यूमेंट्स देखेंगे और रिफ्यूजी लॉ भी इटसेल्फ, प्रियम्बल जो है रिफ्यूजी कन्वेंशन का, वो ये कहता है कि this stems the belief of refugee protection or the need of refugee protection or protection of the identity of refugees stems from article 14 of UDHR, because article 13 and 14 जो है ये protect करता है freedom of movement and right to leave one's country and even right to return and freedom to right to seek asylum in foreign country। तो इस तरह के राइट्स हैं। इसी तरह 19 मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, 25 है 20 में असेंबली एंड एसोसिएशन है, और 25 में एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ हाउसिंग, क्लोथिंग, क्योंकि 22 से आगे फिर वो सेकेंड जनरेशन राइट्स दिखेंगे आपको। एंड इसी तरह 27 में है राइट टू प्रोटेक्ट द मोरल्स है। ये 27 जो है ये भी बड़ा ख़ास है, 7 भी और 9 भी, 13 14 भी और 19 तो बता चुके थे पिछले लेक्चर में। 25 में कल्चरल राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं, सॉरी दिस राइट्स ऑफ क्लॉथिंग एंड शेल्टर एट्सेट्रा जो आते हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल्स में यहाँ पे। लेकिन वो एक अलग डिबेट है, बट मोस्ट ऑफ द ऑथर्स ऑब्जर्व के जो थर्ड वर्ल्ड नेशंस ने राइट्स को, ह्यूमन राइट्स को कैटेगराइज किया इन फंडामेंटल राइट्स और बेसिक राइट्स एंड डायरेक्टिव्स ऑफ द स्टेट, वो क्लासिफिकेशन दुरुस्त नहीं है। बिकॉज अगर आप इफ यू लुक एट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 3 एंड पार्ट 4, पार्ट 3 इज नथिंग एम्प्टी बाउल्स एंड पार्ट 4 इज एक्चुअली फूड एंड मॉर्सेल। अगर आप सही लुकमा खाना चाहते हैं, एनर्जी डिराइव करना चाहते हैं, सो पार्ट 3 इज मेयरली अ बाउल, वो खाली बर्तन है, उसका खाना तो सही, और रूह जो है कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्चुअली पार्ट 4। दैट इज वाई पार्ट 4 को कॉन्शियंस कहा है ग्रैनविले ऑस्टिन ने, इट इज द कॉन्शियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं जो बता रहा था आर्टिकल 27, जिसमें अगर आप IPR में इंटरेस्टेड हैं या उसमें कभी लिखना चाहते हैं, यू मस्ट लुक एट दैट, क्योंकि IPR का लॉ इस वक्त 1948 में बहुत दूर था, but for the first time this article 27 internationally a document is there which recognizes the right to protect moral and material interests which results from any scientific, literary or any artistic creation or production by a person जिसको वहाँ रेफर किया गया as an author। तो और इसके बाद जो 28 आर्टिकल है उसको मैं कंपेयर करता हूँ आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट्स जस्ट अ कंपैरिजन, I may be entirely wrong in that, but 28 is there which talks about कि एक ऐसा social order create किया जाए member states से जहाँ इन rights का realization आसान बने। So it is kind of it's a जैसे right to constitutional remedies है, so it actually protects and identifies and it wants to secure a national or international order where these common standards of achievement may be realized without any friction. So this concludes the part regarding the discussion of the provisions. So rights or are spread over and scattered hain, but the matter of fact is that UDHR एक्चुअली किसी मैकेनिज्म को, बॉडी को मोशन में नहीं सेट आउट करता which could actually enforce and protect these rights. So factually इसका असर क्या पड़ा? Many authors are in the favor, many are against and common man is always in a state of dystopia. उसका खुश होना तो बहुत impossible है, but the authors are divided on the lines. जैसे for example there is one writer Stephen Wheatley जो है, उसकी आप कमेंट्री भी पढ़ेंगे आप, उसने एक कमेंट्री लिखी है मशहूर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट, आइडिया ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, जो ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की है। He calls that it was essential for actually
setting out the standards of human rights. And उसका opinion ये है कि ये जो UDHR है, it is one of the 4 phases of human rights. उसने implementation and actualization of these rights को 4 phases में divide किया है post 1945 Second World War. He said कि 45 से 48 या rather 46 तक United Nations ने कुछ नहीं किया about these rights, 48 तक rather. और फिर first phase में वो कहता है that first phase is about the setting the standards, and he says that, और आप देखेंगे ऐसा ही जो ग्रैनविले ऑस्टिन ने एक बुक लिखी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, इन वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें पहला ही चैप्टर ऐसा है, सेटलिंग इनटू द हार्नेस. सो वो पहले फेज को जो कॉन्स्टिट्यूशन के इनकॉर्पोरेशन के बाद ग्रैनविले ऑस्टिन कहता है कि इट इज़ सेटलिंग इनटू द हार्नेस. तो जब आप फॉर एग्जांपल मैराथन में या रेस में दौड़ते हैं तो पहले आप महसूस करते हैं कि मुझे पहुंचना कहाँ है. इनिशियल स्टेप्स यही होते हैं कि मुझे तेज चलना चाहिए, आहिस्ता, और मेरा राइवल कौन है. सो पहले स्टैंडर्ड सेट होते हैं फॉर अ जर्नी और एनीथिंग और एनी टास्क विच इज स्लेटेड टू बी डन. सो स्टीवन व्हीटली ऑब्जर्व्स कि ये जो फर्स्ट फेज है इसमें UDHR ने एक स्टैंडर्ड सेट किया कि कमिटी और मेंबर स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस क्या स्टैंडर्ड्स अचीव करेंगे विद इन देयर डोमेस्टिक रिजीम. अब प्रैक्टिकली अगर देखें, UDHR हैज़ नो लीगल sanctity, इट इज़ अ declaration, so there is no enforcement mechanism, it is non-binding itself. But थोड़ा सा अगर हम इसकी ड्राफ्टिंग के टाइम पे जाएंगे, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे और बहुत सारे गिले शिकवे जो होते हैं वो दूर भी हो सकते हैं. सो मैं उनको ब्रीफली इशारा करूंगा ताकि वी हैव टू स्टिक टुवर्ड्स द एकेडमिक डिस्कशन ओनली. सी एट द ड्राफ्टिंग, जब ड्राफ्टिंग की डिमांड आई इन कॉमन स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स की 1946 में पहली बार ये डिमांड शुरू हो गई बाय द लेटिन अमेरिकन नेशंस. और चूंकि वो बड़े मजालिम के शिकार थे और उन्होंने ओरिजिनल चार्टर में ही ये डिमांड की थी, चार्टर के टाइम ही, कि इसके साथ एक स्टैंडर्ड होना चाहिए ह्यूमन राइट्स का. बट इट कुड नॉट बी मटीरियलाइज्ड ड्यू टू सर्टेन रीजंस. एंड देन देयर वाज जिसने प्रोमिनेंट रोल किया कनाडा का जॉन हम्फ्री, जिसे हम नाम से जानते हैं, हम्फ्री. he is a Canadian author और academician जिसे हम हम्फ्री ड्राफ्ट भी कहते हैं, जो इसने पहले एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया और फिर उसी ड्राफ्ट पे deliberations and discussions हुए almost for 1 year and there were more than 81 meetings rather हुई और एलेनोर रूजवेल्ट की हेडशिप में. और फिर ये ड्राफ्ट जब देखा गया, मैनी ऑथर्स ओपाइंड के हम्फ्री ने 200 सालों की जो इंसानों की एक डिमांड थी लेजिटिमेट अबाउट द राइट्स, उस सब को कंसोलिडेट किया, एक जगह जमा किया. एंड देन दिस डिस्कशन और दिस task of United Nations as an international agency to attain or secure minimum standards of human rights was for the first time after the incorporation or after its establishment realized through UDHR. अब UDHR मैंने आपको जैसे बताया 8 abstentions हुए वोटिंग के टाइम पे. सो अब apprehensions इतने थे इसके अगेंस्ट भी, member states felt as if it's going to interfere in their domestic sphere. So Eleanor Roosevelt had to assure कि इसका मकसद ये नहीं है कि हम domestic sphere में interfere करेंगे या United Nations domestic sphere में interfere करेगा. It is a rights standard setting mechanism, and it said that she had officially to say that it's a legally non-binding document, but she was equally optimistic when she said that it will be a Magna Carta of human rights. And then it was practically set
proclaimed through the resolution number 217A, जो हम बता चुके हैं. अलग अलग ऑथर्स का अलग अलग ओपिनियन है इस बारे में, बट हम रैशनल ओपिनियन में जाएंगे इसने फिर क्या किया. बिकॉज यूनाइटेड नेशंस को जो फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा डॉक्यूमेंट 1945 को आप अगर नज़र में रखें और 48 3 ही साल का गैप है, तो 3 साल के अंदर जहाँ नाजीज़ के अगेंस्ट इतना ज़्यादा विक्टिमाइजेशन और एट्रॉसिटीज़ हो गई थी और पूरी दुनिया तहोबाला थी, और जापान ख़त्म हो गया था और इंसान जो है उनकी जानें बिल्कुल बेकीमत हो गई थी और जंग की मुसीबतों से इंसान परेशान थे. तो आम इंसान अमन चाह रहा था, एंड विच इज़ द बेसिक ह्यूमन राइट टू लिव इन solace एंड ट्रैंक्विलिटी. तो यूनाइटेड नेशंस को एज एन इंटरनेशनल और इंटरगवर्नमेंटल बॉडी एक प्रेशर था टू मेंटेन ए फाइन बैलेंस बिटवीन द टू कॉन्सेप्ट्स. नंबर वन, एक तो इधर से था ह्यूमन राइट्स के स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश और ले डाउन करना और फिर उनके प्रोटेक्शन का एक मैकेनिज्म एक्टिवेट करना, एंड ऑन द अदर साइड जहाँ मेंबर स्टेट्स को या नेशंस को एक एप्रहेंशन था कि अब शायद इंटरनेशनल इंटरफेरेंस शुरू हो जाएगा हमारे डोमेस्टिक मैटर्स में. सो दैट इज़ वाई दिस, ये जो डॉक्यूमेंट है या ये जो मैकेनिज्म है एक्टिवेट हुआ, इट एक्टिवेटेड विद अ हेजिटेशन. बट UDHR यू वुड सी कि जैसे हमने कहा आपको, इट हैज़ इंस्पायर्ड मैनी कॉन्स्टिट्यूशंस और रीजनल डॉक्यूमेंट्स और द स्टैंडर्ड्स विच इज सेट्स. जैसे हमने कहा यूनिकृष्णन के केस में आप देखेंगे, यूनिकृष्णन एंड मिस मोहिनी जैन, ये 2 जजमेंट्स हैं. in both these judgments the Supreme Court of India relied on UDHR Article 26 and Article 13 of ICESCR 1966, because India में right to education उस वक्त तक आया हुआ नहीं था, and they read it within Article 21. So many of such rights जो UDHR सेट आउट करता था वो मेंबर स्टेट्स ने रिकग्नाइज किया और एक डिस्कशन शुरू हो गया. तो एक तो फर्स्ट काम इसने किया सेटिंग द स्टैंडर्ड्स. Second, we believe we must say that it started conceptualization of human rights, conceptualizing human rights at international platform or debate, और internationally इस पर डिस्कशन शुरू हो गया, एंड academicians इसके फॉर एंड अगेंस्ट और या इसके स्टैंडर्ड्स के फॉर एंड अगेंस्ट आना शुरू हो गए. And the most interesting among those is to note, जिसे हम मानते हैं कि वो बड़ी अथॉरिटी है इंटरनेशनल लॉ में, हर्ष लॉटर पाश, जिसको आपने पढ़ा होगा. इनका ओपिनियन जो है, क्योंकि ये कंटेम्पररी थे उस टाइम, हर्ष लॉटर पाश ये कंटेम्पररी थे UDHR के टाइम पे. So he was very much pessimistic or disappointed with the draft of UDHR. He said that it's not accompanied by any other requirement to effectively protect the human rights, and as such he said that, and I quote him, आप इस phrase को as it is retain करिएगा. He said that UDHR marks no advance in the enduring struggle of man against the omnipotence of the state. He called कि state बहुत omnipotent है, इतना ज़्यादा powerful है, that UDHR marks no advance in the enduring struggle of man against the omnipotence of state, because he believed that it not being a legal document will not have any effect internationally, and it will be left outside the scope of international law. But certain other authors, जैसे Burgenthal है, he felt as if this is a moral code. He has opined that it's a moral code which sets out normative order of rights. But हम conclusion में यही कह सकते हैं, अगर हम as students या as learners देखना चाहें, we may have the greatest of reservations or our own acrimonies about the functioning of this, or UDHR being just promise or bare promise without any mechanism or system of its implementation.
The matter of fact is that United UDHR has actually served as a precursor of human rights, and it has invigorated a debate for setting out the human rights standards. आप देखेंगे जो कमेटी है ह्यूमन राइट्स की, और मैं फिर से बता दूं आपको, मैंने कहा कल भी बताया लेक्चर में कि कमीशन और ह्यूमन राइट्स कमीशन और ह्यूमन राइट्स काउंसिल एक ही चीज़ है. व्हेन वी टॉक ऑफ कमेटी तो हम ह्यूमन राइट्स कमेटी की बात कर रहे हैं, जो उन 9 कोर इंस्ट्रूमेंट्स में कोई कमेटी होगी, एंड मोर स्पेसिफिकली वो ICCPR की कमेटी होती है जिसे ह्यूमन राइट्स कमेटी हम कहते हैं. तो दीज कमेटीज ये जनरल कमेंट्स भी दे देते हैं, इनका एक प्रोविजन है जनरल कमेंट्स, और ये जनरल कमेंट्स सेट आउट करते हैं. फॉर एग्जांपल इन 2016 जनरल कमेंट इशू किया गया विद रिस्पेक्ट टू, एंड रेजोल्यूशन वाज रादर पास विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. एंड अब मैं ज़्यादा डिटेल में इसके नहीं जा सकता, बट you must see when they said that कि एक जो ह्यूमन राइट्स ऑफलाइन प्रोटेक्ट होने चाहिए उनको ऑनलाइन भी प्रोटेक्ट करना चाहिए. एंड इट ऑब्जर्व दैट कि अगर डेमोक्रेटिक नेशंस में इंटरनेट स्पीड को इंस्टेड ऑफ कर्टेल टोटल रादर ब्लैकआउट करने के कर्टेल भी किया जाए, दिस इज़ अ वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट. एंड इस तरह के ऑब्जर्वेशंस एक टेसिट प्रेशर क्रिएट कर देते हैं नेशंस पे. वी कैन से कि दैट इट रियली वाज a milestone, although not convincing, but it has acted as a precursor for setting the standards or debates of human rights, invigorating and in motion. Thank you. We will continue in the next lecture.